दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भोज चैनल में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भोज की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना सचमुच आपको हैरान परेशान कर देने वाली है, इसलिए आप इस घटना को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर और इसी कानपुर के अंतर्गत एक थाना आता है पनकी और इसी पनकी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है गंगागंज। इसी गंगागंज के रहने वाले जिनका नाम होता है शंभू सिंह, शंभू सिंह की पत्नी का नाम होता है पार्वती। दरअसल शंभू सिंह के दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है मोहित और छोटे बेटे का नाम होता है दीपक। कुछ साल पहले शंभू सिंह की मौत हो चुकी होती है। जब पिता की मौत होती है तो घर की जिम्मेदारी दोनों बेटे पर आ जाती है। इसलिए बड़ा बेटा मोहित अपने ही एरिया की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है और कुछ पैसे कमाने लगता है और साथ में भी अपने छोटे बेटे भाई को दीपक को उसी काम पर लगा देता है। इसके बाद दोनों बेटे अच्छी तरह से पैसे कमाने लगते हैं और अपने माँ के साथ बहुत ही खुश रहने लगते हैं। मैं बात कर रही हूँ 13 जनवरी 2023 रात्रि के वक्त। जब रात्रि के वक्त दीपक खाना अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सोने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है और कॉल से बात करते करते 10 बजे का समय होता है, घर से निकलने लगता है। जब घर से निकल रहा होता है तभी उसकी माँ उसको टोक देती है और कहती है कि जब खाना वाना खा लियो तो सो जाओ, बाहर क्यों जा रहे हो। इस पर दीपक कहता है कि मेरे एक दोस्त का कॉल आया है, जरूर उसे कुछ काम है, मैं अभी गया और अभी आया। इस तरह से घर से निकल जाता है। लेकिन जब घर से निकलता है तो उसकी माँ सोती नहीं है, उसकी राह देखने लगती है। देखते ही देखते 2-3 घंटे का वक्त बीत जाता है, लगभग 12 बज जाता है। इसके बाद उसकी माँ का सब्र का बाँध टूट जाता है। इसके बाद हैरान परेशान होकर वो अपने बड़े बेटे मोहित के पास जाती है और बताती है कि दीपक घर से निकला था 10 बजे और अभी तक 12 बज गए हैं, घर पे वापस नहीं आया है। जब मोहित ये बात सुनता है तो भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपने भाई की इंतजार करने लगता है। लेकिन उसकी इंतजार खत्म हो जाती है, पूरी रात निकल जाती है, उसका भाई घर पे नहीं आता है। जब सुबह का वक्त होता है, सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास उसके दरवाजे पर एक आदमी होता है कि जो कि दरवाजा खटखटाता है। जब मोहित दरवाजा खोलने जाता है तो देखता है कि सामने उसी का बगल का रहने वाला एक राजू नाम का लड़का खड़ा है, जो कि थर थर कांप रहा है। मोहित जब उससे बात पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने कांप क्यों रहे, इस पर राजू बताता है कि भाई मैंने अपने घर के कुछ गंदगी एक खाली प्लॉट में फेंकने गया था, तो वहां पर एक लाश पड़ी है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लाश दीपक भैया की ही है। जब यह बात मोहित सुनता है तो नंगे पैर वहां पर दौड़ता है। वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई है। उस लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उस जो डेड बॉडी होती है किसी और का नहीं, दीपक की ही होती है। अब दीपक की शिनाख्त हो जाती है। इसके बाद जब मोहित की माँ को ये बात पता चलती है, वो भी अपने बेटे के लाश के पास जाती है, डेड बॉडी के पास जाती है और उसको पकड़कर जोर जोर के रोने चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। फिर इसके बाद मोहित ये सूचना पुलिस को दे देता है। जब पुलिस को देता है, जो पवी थाने की जो पुलिस होती है उस घटना स्थल पर आती है, उस डेड बॉडी का मुआयना करती है तो देखती है कि इसके सिर पर बहुत ही जोर से वार किया गया है, जो कि कुछ पत्थर है। इसके सिर को भारी तरह से कुचल दिया गया है और काफी ज्यादा ब्लड गिर जाने से इसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बारे में मोहित और उसकी माँ से पूछताछ करने लगती है। जब उसकी माँ से पुलिस पूछताछ करती है तो उसकी माँ बताती है कि रात्रि के करीब 10 बजे मेरा बेटा बात करते करते घर से निकला था, उसे किसी दोस्त का फोन आया है और तुरंत गया तुरंत आया, लेकिन वो घर आया ही नहीं। और इसके बारे में पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद जब कुछ भी पता नहीं चलता है तो दीपक का जो मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स वो निकालती है। जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो एक नंबर आता है जो कि शशांक के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। शशांक जो कि दीपक के ही घर के बगल का रहने वाला होता है। इसके बाद पुलिस शशांक के घर जाती है, उससे पूछताछ करती है तो शशांक बताता है कि साहब मेरा दीपक बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन मैंने रात को उसको दारू पीने के लिए अपने साथ बुलाया था और जब दारू पीने गए तो हम 2 लोग ही नहीं थे, बल्कि उसके और 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त का नाम बताता है, एक का नाम जैगी, जीतू और सत्येंद्र बताता है। इसके बाद वो बताता है कि हम लोगों ने सभी लोगों ने शराब पीकर अपने घर वापस हो लिए।
इसके बाद पुलिस जब शशांक की पूरी बातें सुनती है तो उनके जो 3 दोस्त होते हैं, जीतू, जैकी, सत्येंद्र, उसके पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है दीपक के बारे में। लेकिन वे लोग भी यही कहानी बताते हैं जो शशांक बता चुका होता है। पुलिस अपनी तरह से बहुत ही छानबीन करती है, लेकिन इनकी हत्या के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस को भी पता नहीं चलता है। इसके बाद लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। फिर पुलिस परेशान हो जाती है और अपने कुछ खबरियों को इस काम पर लगा देती है। 5 दिन का और समय गुजरता है। एक खबरी आकर थाने में सूचना देता है कि हमारे ही कॉलोनी की रहने वाली आशा, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है, आशा का एक बेटा है जिसका नाम है गोलू। गोलू की उम्र 15 साल के आसपास है। खबरिया कहते हैं कि उससे आप कुछ पूछताछ करिए, उससे कुछ पता चल सकता है। इसके बाद पुलिस आशा के पास जाती है और आशा के पास जाने के बाद वो आशा और उसके बेटे को अपने थाने लेकर आती है और थाने में लेकर आने के बाद आशा से दीपक की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। आशा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस उसके सामने कुछ ऐसा सबूत रखती है जिससे कि पुलिस को आशा को न चाहते हुए भी पूरी कहानी बतानी पड़ती है। और जो कहानी बताती है पुलिस वाले सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। आशा, जो कि जिसके पिता का नाम होता है चंद्रिका सिंह, आशा की माँ का नाम होता है पत्नी नीतू देवी, और चंद्रिका सिंह के 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है आशा और दूसरा बेटा होता है जिसका नाम होता है दयानंद। आशा पढ़ने में काफी होशियार होती है। उसके जो पिता होते हैं चंद्रिका सिंह, एक प्लास्टिक का शॉप किए थे, दुकान किए थे, और उसी से जो कुछ पैसा कमाते थे बड़ी ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते थे, चूंकि वो बहुत ही गरीब थे। आशा पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज होती है। वो अपने ही इलाके में जैसे तैसे करके 10वीं तक पढ़ाई करती है, लेकिन पैसे की वजह से आगे की पढ़ाई उसे छोड़नी पड़ती है, आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है। लेकिन आशा जब बड़ी होती है तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखने लगते हैं। देखते ही देखते उसी गंगागंज में ही एक उनका बेटी के लिए एक रिश्ता मिल जाता है। उस आदमी का नाम होता है बाबू सिंह। जब बाबू सिंह को देखते हैं तो चंद्रिका सिंह अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं। दरअसल जो बाबू सिंह था गंगागंज में तो रह रहा था, लेकिन वो रहने वाला औरैया का होता है। वहां पर रहकर वो काम धंधा कर रहा था, लेकिन उसका पूरा परिवार औरैया में रहा करता था। बाबू सिंह एक चटाई और दरी का काम करता था, वहीं बेचता था और अच्छा खासा पैसे भी कमा लेता था। इसके बाद चंद्रिका को बाबू सिंह और अपनी बेटी आशा की शादी, दोनों को रिश्ता तय कर देते हैं और एक दिन दोनों की शादी भी कर देते हैं। आशा जब शादी करके अपने ससुराल आती है, अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगती है और लगभग 5 सालों का समय गुजर जाता है। इन 5 सालों में उनका एक बेटा हो जाता है जिसका नाम गोलू रखते हैं। जब बेटा होता है तो इनके खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आशा अपने पति के साथ अपने घर के सामने ही दरी का काम करने लगती है, दुकान लगाने लगती है। शुरू में तो उसका दुकान कुछ नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दुकान अच्छी तरह से चलने लगता है और इतना पैसा कमा लेती थी जो कि अपने बच्चे के अच्छी तरह से परवरिश कर सके। कुछ साल और बीत जाते हैं। इनका परिवार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन इसी बीच आशा के पति बाबू सिंह की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। जब पति की मौत हो जाती है तो आशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन वो अपने घर की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए हार नहीं मानती है। अपनी जो दुकान घर के सामने लगाया करती थी, वो अपने ही उसी इलाके के मार्केट में ले जाकर दुकान लगाया करती है और इसी से अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। इधर जो दीपक था, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास थी, वो नौकरी तो करके पैसा कमाता ही था, साथ में अपने दोस्तों के साथ खूब बन-ठन कर बाजार में घुमा करता था। उसका बाजार में बहुत ही आवारागर्दी करता था। उसका नाम था, वो उस इलाके में अपना नाम रखा था, वो दादागिरी करता था। जब भी आशा को कोई दिक्कत होती, उसको कोई कुछ कहता, वो तुरंत दीपक को जाकर बताती थी और दीपक बिना कुछ सोचे समझे उसकी सहायता करता था, उसका हेल्प करता था। धीरे धीरे दीपक आशा के घर आता था। चूंकि दीपक आशा की उम्र से लगभग 6 साल छोटा था, इसलिए वो भाभी का रिश्ता बनाता था और हमेशा आकर आशा से बातें करता था। भाभी भाभी कहता था। देखते ही देखते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगते हैं और जब प्रेम प्रसंग चलने लगते हैं तो ये बात किसी को पता चलती नहीं है। और फिर एक दिन आशा और दीपक, आशा ही के घर में दोनों के बीच नाजायज संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन ये बात उसके बेटे को पता नहीं चलती है, गोलू को बात पता नहीं चलती है, लेकिन आसपास के लोगों को पता चल जाती है। जब कुछ महीने बीतते हैं, जब गोलू, जो कि गोलू होता है, वो भी बड़ा हो चुका होता है और वो भी दुकान पर जाकर काम करता है। अब दिन भर गोलू दुकान पर जाता था और इधर
आशा और उसका जो प्रेमी था दीपक, उसको एक साथ वक्त बिताने का समय मिल जाता था। क्योंकि घर पर कोई नहीं था, जब भी दीपक आता था तो आशा के साथ गलत संबंध बनाता था। जब गोलू को जब आसपास के लोगों को ये बात पता चल जाती है तो धीरे धीरे जब गोलू अपने मित्रों के साथ बैठा था, उसके जो मित्र होते थे गोलू को कहा करते थे कि दीपक से तुम्हारी माँ का क्या रिश्ता है। जब एक दो बारी गोलू सुनता है तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, इस बात को अनसुनी कर देता है। लेकिन जब बार बार उसके दोस्त यही बात दोहराते हैं कि दीपक से तुम्हारी माँ का क्या रिश्ता है, जो कि दीपक तुम्हारे घर पे हमेशा आता जाता रहता है, इस पर गोलू को कुछ शक होता है और अपनी माँ को चोरी पकड़ने के लिए उसके आगे पीछे ताकने झाँकने लगता है। एक दिन गोलू अपनी माँ की इस करतूत को जानने के लिए अपने घर पर आता है तो देखता है कि अंदर से दरवाजा बंद है। जब खिड़की से झांककर देखता है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। दरअसल गोलू की माँ और उसका जो दीपक होता है, दोनों आशा और दीपक एक साथ नाजायज संबंध बना रहे होते हैं। यह चीज देखकर गोलू को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाता है और यह बात तुरंत जाकर अपने मामा दयानंद को बताता है। जब दयानंद को ये बात पता चलती है तो अपनी बहन आशा के घर आता है और आशा को काफी सारी चीजें समझाता है और अब उसके बेटे गोलू का वास्ता देकर कहता है कि ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है, आगे चलकर तुम्हारे बेटे को बहुत ही दिक्कत हो सकती है, इस पर लोग उंगली उठा सकते हैं, इसे बुरा भला कह सकते हैं। जब अपने उसके बेटे गोलू का वास्ता देता है तो आशा की भी आंखें खुल जाती है। वो भी सोचने लगती है कि जो कर रही है गलत कर रही है। इसके बाद अपने बेटे और अपने भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती कि आज से बात वो दीपक से रिश्ता तोड़ देगी। उस दिन तो समय उसी तरह बीत जाता है, लेकिन जब 2-3 दिन का वक्त होता है तो दीपक आशा के घर आता है। जब दीपक आशा के घर आता है तो आशा पूरी बात बता देती है और कहती है कि मैं तुमसे अब रिश्ता रखना नहीं चाहती। इस पर जो दीपक रहता है उसे अपनी आशिकी का इतना ऊपर उसके भूत सवार हो चुका था तो कि आशा की बातों को सुनता नहीं है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब आशा इसका विरोध करती है तो वो धमकी देता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे कुछ वीडियो है, पिक्चर है, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। इस पर आशा न चाहते हुए भी उसके साथ संबंध बनाती है, मजबूर हो जाती है। अब तो आए हर दिन वो उसके साथ ब्लैकमेल करता, उसके साथ वीडियो की धमकी देकर उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन इधर आशा को डर सता रहा था कि कहीं यह बात अगर गोलू को दूसरी बार पता चल गई तो पता ना उसका क्या होगा। एक दिन जब थक जाती है दीपक के इस व्यवहार से, जब आशा थक जाती है तो अपने भाई को जाकर पूरी बात बताती है कि दीपक उसके साथ आता है और उसके न चाहने पर भी उसके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्लैकमेल करता है। जब दयानंद ये बात सुनता है तो सोच लेता है कि इसको तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन वो अपनी बहन के घर आता है और दीपक को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और साथ में इसमें अपनी बहन और अपने भांजा को, गोलू को भी शामिल कर लेता है। फिर जितने भी दीपक के जो दोस्त रहते हैं 3-4 लोग, उसके साथ भी दोस्ती कर लेता है, उन लोगों को भी शराब वराब पिलाता है। इसके बाद एक दिन जो दीपक के दोस्त होते हैं, जिनका नाम होता है जैकी, जीतू, सत्येंद्र और शशांक, चारों लोग को एक खाली प्लॉट पर शराब पीने के लिए बुलाता है। जब चारों लोग शराब पीने के लिए जाते हैं तो जब वो सत्येंद्र दीपक को नहीं देखता है तो शशांक से कहता है कि दीपक को भी कॉल करके बुला लो। शशांक रात के 10 बजे दीपक को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि यहाँ पर शराब की पार्टी चल रही है, अगर तुम पीना चाहते हो तो आ जाओ। जब दीपक यह बात सुनता है तो अपने घर से निकल जाता है। इधर प्लान के मुताबिक जो दयानंद होता है वो अपनी बहन आशा और अपने भांजा गोलू को एक उसी रास्ते की झाड़ी में छुपा देता है और जब सभी लोग शराब पीकर अपने अपने घर जाने लगते हैं, दीपक जब उस रास्ते में आता है तो दयानंद, उसकी बहन आशा और उसका जो भांजा होता है गोलू, तीनों लोग ने मिलकर दीपक पर हमला कर देते हैं। उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हैं। इसके बाद उसके सिर को पत्थर से फोड़ देते हैं। दरअसल दीपक बहुत चिल्ला रहा होता है और यह आवाज उसके जो दोस्त होते हैं सभी लोग सुनते हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि सब मिले रहते हैं। इसके बाद वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। जब यह पूरी बात आशा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये जो एक ब्लैकमेल करने वाला था उसकी ऐसी दर्दनाक मौत ये लोग कैसे कर दिए। इसके बाद पुलिस आशा और उसके जो दोस्त होते हैं 4, उन लोगों को और साथ में उसका भाई दयानंद, सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने।
इस घटना से आपकी क्या राय है, आप अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी किसी के साथ, किसी महिला के साथ बदसलूकी ना करें, ब्लैकमेलिंग ना करें, नहीं तो उसका अंजाम यही होगा। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।